रजत बताइए, 325 पर खुला है और स्टेबल है। आज की बड़ी बोर्ड बैठक से पहले आप क्या अभी भी तेजी की पोजीशन लेंगे? हाँ, तेजी का पोजीशन लूंगा और इसमें आज का जो लो है वो तो 321 रुपया 40 पैसा का जो लो है उसी के नीचे, मतलब 321 के नीचे स्टॉप लगाइए और 330 334 ये दोनों टारगेट, जबकि मेरा स्विंग हाई प्रोजेक्शन 338 है, तो 330 और 334 का टारगेट बना के और 321 के नीचे स्टॉप लगा के इस पर खरीदारी किया जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए भारतीय एयरटेल पर एक टेक चेक हुआ प्रकाश। फंडामेंटली क्योंकि स्टॉक में हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का मूव आया पिछले एक महीने में, धीरे धीरे करके स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। इस बैठक में क्या इंपॉर्टेंट है या फिर जो तेजी आई है उसी पर ज्यादा प्ले है? नहीं, दोनों चीजें हैं। देखिए, पिछले जो कुछ सेशन में तेजी आई उसका रीजन ये था कि इन्होंने वोडाफोन के साथ एक जेवी मतलब एक करार किया कि हम हमारे फाइबर एसेट्स को कंबाइन करके यूज करेंगे। राइट। उससे एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। और अब जब रेल जियो 5G की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि अब 4G में कंपटीशन जो आना था वो आ चुका है, एक लेवल आ चुका है जिसको आपको हैंडल करना है। तो अब कोई नेगेटिव अपसाइड्स नहीं होंगी। इसी वजह से आप QIP भी अपना लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पैसे जुटाएं, डेट घटाएं और अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली प्रॉफिटेबल बनाना शुरू करें जहां जहां इन्होंने पुराना इन्वेस्टमेंट किया है। तो आई थिंक मार्केट उसको पसंद कर रहा है। ये मूव बहुत दिनों बाद आया है, ये ड्यू था, 6-8 महीने से उम्मीद थी कि हो जाए। तो इन्होंने अपने एयरटेल में इंफ्राटेल में एसेट बेचे, अफ्रीका में एसेट बेचे और अब फाइनली अपने आप को लीन और मीन बनाने की कोशिश करें। तो आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव। ओके, इस बीच एक खबर आ रही है कि NSA अजीत डोभाल साहब ने बात की है अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ और पेंटागन के हवाले से, अमेरिकन सरकार के हवाले से जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, एक तो ये कि अमेरिका ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। दूसरे उन्होंने ये भी कहा है कि JEM जैश ए मोहम्मद एक आउटफिट के तौर पे, एक संगठन के तौर पे और मसूद अजहर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर बैन लगने चाहिए। जहां एक आउटफिट या एक संगठन के तौर पे जैश ए मोहम्मद पे बैन लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन मसूद अजहर पे बैन लगाने के मामले में चीन लगातार अड़ंगे लगाता रहा है। तो वहां अब अमेरिका ने कहा है कि वो इसका समर्थन करते हैं और साथ ही साथ ये भी अपील की गई है भारत और पाकिस्तान दोनों से कि वो अब ऐसा कोई कदम आगे ना उठाएं जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़े। तो भारत के रुख का समर्थन और साथ ही साथ शांति बनाए रखने की मांग ये अमेरिका की ओर से आ रही है। इस बातचीत के बाद ये कुछ जानकारी हमारे सामने आती हुई थोड़ी राहत की सांस इससे लेनी चाहिए प्रकाश। ट्रेडर्स को देखिए, कल सुबह लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया अब तो, और लोग तेजी के मूड में आ गए और अचानक से फिर बम गिरे। नहीं, एब्सोल्युटली। तो ये एक पॉजिटिव, वो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, एक होप बन जाता है कि उम्मीद बन जाती है कि ये सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन याद करिए कि ये US और चाइना, पाकिस्तान और हमारा मुद्दा जो है उसको फुटबॉल की तरह यूज करते रहेंगे। तो कौन किसके लिए कर रहा है काम और ये बयानबाजी तो चलती रहेगी। बट पॉइंट इज कि जहां तक कोई और नेगेटिव कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई एहसास नहीं होता है या कोई एग्जाम्पल नहीं बाहर आता, आई थिंक मार्केट इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते रहे। ओके, तो ये एक पॉजिटिव रहेगा। और देखिए, बाजार भी आज स्थिर है। खुलने से पहले एक खबर आई थी PTI के हवाले से और डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ गई हैं। और जो बड़ी बात है वो यही है कि US ने भारत के एक्शन का समर्थन किया है, भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। उस पर आप ध्यान दीजिए। अच्छा, एक स्टॉक रेडार पर आ रहा है जिसमें धीरे धीरे करके अब तेजी की पोजीशंस बिल्ड होना शुरू हो गई हैं। बात हो रही है अशोक लेलैंड की। स्क्रीन पर लेकर आते हैं काउंटर। 1.1% ऊपर वायदे बाजार में। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के बजाय अगर आप रोल ओवर की पोजीशंस पर ज्यादा ध्यान दें तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मार्च सीरीज में अब एक्शन ये कंटिन्यू करेगा। करीब 72% तक का रोल ओवर इसमें हो चुका है अब तक का। ये बताइए राजेश, सातपुते पालविया ने की भी राय लेंगे हम, आपकी क्या सलाह है? देखिए, मुझे लगता है ये अभी के अभी वाला बाय है 85.50, देयर इज नथिंग टू लूज। ₹1.5 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आज के लिए एक टारगेट होगा 88.80 का, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है ये 94 की टारगेट की तैयारी हो रही है। तो आज के लिए 88.80 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस रहेगा ₹1.5, यानी 84 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रखें। 84 का स्टॉप लॉस लगाइए और 88.80 की तैयारी होगी आज इंट्राडे के लिहाज से। अशोक लेलैंड में ये देखिए, तेजी वाला खिलाड़ी अभी अभी लेने वाला स्टॉक है, बाय कीजिए इस काउंटर को। राजेश, आपने 85 का कॉल खरीदने की सलाह दी थी, जो टारगेट्स आपने रखे थे क्या उसे बढ़ाएंगे इस कॉल में?
जी हाँ बिल्कुल, अगर ये 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड करना है तो टारगेट 8-9 रुपए रीजनेबल है, लेकिन अगर इसको पोजिशनली बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक का बॉटम फॉर्मेशन हो गया और मुझे लगता है मार्च सीरीज में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। स्टॉक में 94 और 98 तक के भी टारगेट इसमें मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह का कंसिस्टेंट बाइंग हमने पिछले 10 दिन में देखा है स्टॉक में, तो मुझे लगता है स्टॉक काफी अच्छी तेजी दिखाएगा मार्च सीरीज में। तो अगर किसी को पोजिशनली होल्ड रखना है तो फिर इसके टारगेट मुझे लगता है 13 से 14 रुपए तक के भी देखने को मिल सकते हैं 85 के कॉल ऑप्शन में, जो कि अभी करंटली वो ट्रेड कर रहा है कुछ 5.5 रुपए के आसपास आ गया। ऑलरेडी हमने जहां से रिकमेंड किया था वहां से 1 रुपया ऑलरेडी इसमें गेन आ चुका है। तो मुझे लगता है अगर किसी को 1 या 2 दिन का ट्रेडिंग करना है तो 8 से 9 रुपए का टारगेट, और पोजिशनली रखेंगे तो 13 से 14 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, लंबा व्यू लीजिए तो और ज्यादा बेहतर रिटर्न आएंगे। ये कॉल आपके लिए फिलहाल आती हुई इस समय ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी। ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें, 13 से 14 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस कॉल ऑप्शन में। जो 85 रुपए का कॉल ऑप्शन है, ध्यान रखिए आज वाला मत लीजिएगा, ये अगली सीरीज का ऑप्शन है जो आपको सुझाया जा रहा है। इस बीच सातपुते जी आपने कोई ढूंढा, क्या ढूंढा? प्रदीप जी, कोल इंडिया अच्छा लगता है। 224 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग होगी। आज एक्सपायरी का दिन है, 224 पे बाय करें। स्टॉप लॉस करीबन 2.5 रुपए का, 221 रुपए 50 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट होगा 232 का। 232 के टारगेट के साथ कोल इंडिया पे तेजी करने की कॉल इस समय आ रही है। और सी वाले स्टॉक्स मुझे लगता है थोड़ी सी मदद ले रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर कोलगेट पे पड़ी। वो भी बताइए, देख लिया आपने? सी में ट्रैक्शन ज्यादा है तो कोलगेट क्या कह रहा है? दिन के हाइस पर है, बल्कि फॉलो अप मिल रहा है इसमें। तो देखिए, मुझे लगता है 1320 का टारगेट है कि जो ओवरऑल मुझे लगता है आना चाहिए। 1280 के आसपास मिल रहा है, तो स्टॉप लॉस रखे करीबन 1265 का स्टॉप लॉस, और 1320 ये इसका टारगेट होगा। 1320 पकड़ के चलिए। 1320 तक के टारगेट यहां पर देखे जा सकते हैं। रजत, आप क्या देख रहे हैं कोलगेट में? देखिए, कोलगेट का भी 1285 से 1292 का लेवल अगर पार करके सस्टेन कर जाए, ये लेवल सस्टेन करने के बाद में फिर ये ऊपर में मेरे ख्याल से 1299 से 1305 ये लेवल तक पहुंचेगा। मुझको 1285 के ऊपर सस्टेन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कई बार ये रेजिस्टेंस मिलके नीचे आ जाता है। तो उसके ऊपर सस्टेन करें तो 1292, उसके बाद में 1299, 1300, उसके बाद में 1310। ओके, तो ये लेवल्स कोलगेट पे देखिए, तेजी की पोजीशंस यहाँ पर भी आई है। तो कोलगेट पर आप तेजी करके चलें। अब कैडला स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, और आज के सत्र में तो तेजी हो ही रही है। लेकिन मैं मार्च फ्यूचर्स के आंकड़े देख रही थी, जहां पर ओपन इंटरेस्ट में एक अच्छा खासा डिसेंट एडिशन करीब 1,26,000 शेयरों का हो चुका है खुलते ही। 326 पर ये कैश में है काउंटर, लेकिन मार्च फ्यूचर्स 328 पर ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए 2% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में। राजेश पालविया लेंगे? जी हाँ बिल्कुल, बाय करेंगे। जिस तरीके का इसमें बाइंग एक्शन देखने को मिला है, मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से 332, 336 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 323 स्टॉप लॉस होगा। ये आज के टारगेट्स आप दे रहे हैं 332, 36 वाले? जी हाँ बिल्कुल, आज के टारगेट। ओके, तो आज के लिए एक मजबूत शुरुआत तो हुई जरूर है, लेकिन आगे और तेजी पकड़ेगा। 332 और आगे 336 की बात राजेश कर रहे हैं। प्रकाश, कैडला हेल्थ केयर के लिए आज जो खबर आई है कि कैंसर वाली जो ड्रग्स है उन पर सिर्फ 30% का ही मार्जिन लगना है, वो मार्जिन कैप किया जा रहा है। तो इसके एक क्या मायने हैं, क्योंकि कैडला भी एक प्ले है कैंसर ड्रग्स के लिए? एब्सोल्युटली। इसमें देखिए, उन्होंने जो कैप लगाई वो ट्रेडिंग मार्जिन्स पे है। ओके, विच मींस अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसके ऊपर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड में जो बेच रहे थे उसको कैप किया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा कर रहा है, एज नॉट एज मच एज मैन्युफैक्चर। हाँ, और जो कंपनी वैसी पोजीशन में है कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स सिर्फ यही बनाती हैं, ऑन्कोलॉजी में बहुत लिमिटेड है, नैटको है, कैडिला है, बायोकॉन है, इनके कुछ ड्रग्स हैं जो ब्लॉकबस्टर ड्रग्स मानी जाती हैं, तो उनको इतना असर पड़ेगा नहीं। सो ये उनके लिए तो एक वो और भी वो पोजीशन हो जाती है कि भाई अब हमसे ही लेना है आपको, और आपको मार्जिन अब कहीं और मार्जिन जहाँ पे ज्यादा मिल रहा था वहां आप नहीं जाएंगे और यहीं आएंगे। सो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज प्ले जो है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये इस लिहाज से स्टॉक के लिए अच्छी खबर है। और अभी अभी आप देखिए, जब आपने बात की तो कल के हाइस के ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक नजर आया, तो यहाँ पे जरूर ट्रैक्शन बन रहा है। अब उस मोमेंटम को होल्ड करता हुआ ये नजर आ रहा है। लेकिन सातपुते जी ने कुछ ढूंढा?
सेल कॉल बताइए। देखिए एक सेल कॉल बनता है बाटा में, टेक्निकली इट्स अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका पोजीशन लॉन्ग है उन्हें लॉन्ग लिक्विड करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर टॉप आउट हो गए हैं, तो यहाँ से करेक्शन आएगा। तो करेक्शन अगर आज के हिसाब से सोचे तो स्टॉप लॉस रखे करीबन 1310 का, टारगेट रहेगा 1250 का, और वर्स्ट के सिनेरियो 1230 1235। आप बात कर रहे हैं बाटा की? बाटा की बात ओके, तो बाटा का शेयर अब आ गया है 1284 पर है कैश में। अब बताइए लेवल। 1310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1250 का इमीडिएट टारगेट होगा, 1250 के नीचे 1230 तक जाने की पूरी संभावना। एक इंटरेस्टिंग बात आज सातपुते जी के कॉल्स में दिखाई दे रही है। देखिए टाइटन, कल भी हमने इसकी बात की थी और कल हमारे साथ आखिरी सौदा में अल्पेश फूरिया थे, उन्होंने भी बेचने की राय दी थी। आज इन्होंने टाइटन पे बेचने की राय दी है और अब बाटा पे भी। ये रिलेटिवली मजबूत स्टॉक है जिन पर इस समय लग रहा है कि ये सेलिंग हो रही है, तो शायद ट्रेडर्स ऊपर के लेवल पर पोजीशन हल्की कर रहे हैं। रजत, इन दोनों चार्ट्स पे जरा आप भी नजर डालिए, टाइटन और बाटा, क्या इन पे आपको भी लगता है कि गिरावट दिख रही है आगे? ये प्रदीप जी, बाटा में पिछले हफ्ता बाई कॉल देते हुए हम आपको बोले थे कि इसका स्विंग हाई जो है वो 1330 का होना चाहिए, क्योंकि वो एक फिबोनाची प्रोजेक्शन लेवल था। तो वहां से ये जब नीचे आ रहा है और पिछले 2 दिन से मतलब कल और आज ऊपर खुल के नीचे जा रहा है, तो मैं राजेश जी से पूरी तरह सहमत हूं और मुझको लगता है कि 1266 यहाँ तक एक बार मूवमेंट आएगा। 1266 को तोड़ने के बाद में डेफिनेटली 1250 की ओर चलेगा। और आज के दिन अभी 1282 है, 1300 के ऊपर में स्टॉप लगाइए और 1250 तक उम्मीद करें, या तो एटलीस्ट छोटा सा स्टॉप लगा के 1266 के टारगेट को उम्मीद करके इसमें बेच के ही खेलिए, क्योंकि ये आज के दिन नीचे जाएगा। पूरी क्लियरिंग है ऊपर आते हुए, आज थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन होने की ज़्यादा गुंजाइश दिख रही है। लिक्विडेशन कह रहे हैं आप, तेजी के खिलाड़ी यहां पर मुनाफा वसूली करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में इस समय आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स मिल रहे हैं, तेजी के भी और मंदी के भी, और ये कुछ स्टॉक जहां पर इस समय मंदी के ट्रेड निकल कर आए हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और ये भी एक मंदी का कॉल है इस समय। सीमेंस पे हमारी राय है, यहां पर आपको 930 तक के टारगेट के लिए मंदी करनी चाहिए। 1010 पर आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। आपको याद होगा ये स्टॉक हमने पहले भी आपको रिकमेंड किया था 1000 रुपए के लेवल के आसपास, और वहां से आपने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी। इस वक्त एक बार फिर से हमें लगता है कि जो पुल बैक आया वो खत्म हो चुका है। जिस तरह से सप्लाई हो रही है, जिस तरह से मंदी की पोजीशन ऊपर बन रही है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि यहां से गिरावट जोर पकड़ेगी। हालांकि हमारा अनुमान यहां पे करीब 100 रुपए की गिरावट का है, पर टारगेट इमीडिएटली हम 50 रुपए के ही आपको दे रहे हैं। उसके बाद इसको आगे रिवाइज करेंगे जैसे कि हम आमतौर पे मंदी के ट्रेड में करते हैं। वजह क्या है? देखिए, पिछली तिमाही के नतीजे अगर आपने देखे होंगे तो पिछले 4 क्वार्टर में सबसे कम ग्रोथ वाला क्वार्टर ये रहा था। और इस कंपनी का अगर आप पिछले 2-3 साल का भी रिकॉर्ड देखें तो जो मुनाफे का परसेंटेज है, जो मार्जिन है, उस पर लगातार दबाव ही देखने को मिला है। लेकिन वो दबाव आगे और बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस कंपनी में इस समय जो ऑर्डर्स आए हैं, अगर आप देखें पिछले 12 महीने के दौरान मुश्किल से केवल 4% की ग्रोथ देखने को मिली है इसकी ऑर्डर बुक में। और इस स्थिति में आगे के लिए जो नजरिया है वो कमजोरी का साफ तौर पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और दिक्कत की बात है, इनके कुछ प्लांट्स पे जो इनको टैक्स एडवांटेज था वो खत्म हुआ है, और इसके चलते भी हम यहाँ पे दबाव बनते हुए देख सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। हमने इसमें देखा कल भी ऊपर के लेवल से काफी तेज दबाव आया था, आज भी ऊपर खुलने की कोशिश की, लेकिन फिर वहां से दबाव देखने को मिला है। इसके चार्ट्स इस समय आपको कैसे नजर आ रहे हैं सातपुते जी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है परफेक्ट सेल है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 984 का स्टॉप लॉस जो आज का दिन का है वो मेंटेन करे। मुझे लगता है आज का टारगेट 958 इनिशियल होगा एंड उसके बाद 940। तो मुझे लगता है कि पोजिशनल जो सेलर्स है 940 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। डे ट्रेडर 958 ये एक इमीडिएट टारगेट के हिसाब से रख के चले। रजत, आपका क्या व्यू है? प्रदीप, आप ये बोलना शुरू करते करते एक टारगेट के आसपास आप लाके छोड़ा है। मतलब मैंने जो टारगेट दिख रहा था वो 965 का 965 का था पहला टारगेट, क्योंकि 965 जब तक नहीं टूटता है तब तक नीचे की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि 965 में पिछले कुछ दिनों पहले देखिएगा 965 के लेवल पे कई सारे बाइंग और उसी के आसपास में क्लोजिंग देने का ये चेष्टा किया है। मतलब 965 एक सपोर्ट दे सकता है, उसको तोड़ने से फिर 940 930 आप लोग जो टारगेट दे रहे हैं वहां तो ये पहुंचेगा ही। इसमें बड़ी रकम से पिछले 2-3 महीना से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये नीचे ही जाएगा। इसलिए आपका पोजिशनल कॉल बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। राजेश के टारगेट से भी मैं सहमत हूं। प्रकाश,
कोई व्यू है आपका इस पे? नहीं, व्यू है। जो अब आपने मुझे एक बहुत अच्छी अच्छा एक सुराग दे दिया कि अब ये 930 पे आएगा तब लेना है, क्योंकि हम लोग इस टाइप की स्टॉक, लगता है कि यहाँ से ये 100 रुपए भी गिर सकता है। ये जो पुल बैक आया, जब पिछली बार हमने इसको बेचने की राय दी थी तो नीचे से जब बाउंस आना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक होना चाहिए, पर ये उछाल थोड़ी कम है और ऊपर अभी भी काफी सप्लाई आ रही है। तो आप जो लेने वाला लेवल ढूंढ रहे हैं मेरे हिसाब से सब 900 के हाँ सब 900 होगा। आई टेल यू, इसमें फंडामेंटली चेंज भी हुआ है जो पिछले एक साल में अगर आप देखें, ये मुझे याद है 1.25 साल पहले 1.5 साल पहले ये 1300 के करीब 1400 करीब जो होता था, तो हम लोग हमेशा कहते थे कि Siemens 1560 तक के, हाँ मतलब वही। तो मुझे याद है इसमें रिजल्ट्स में बहुत रेगुलरली इसको ट्रैक करता था और उस टाइम ये टिप्पणी हमेशा रहती थी कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो प्ले है, ये वो है। पर इसमें डिसअपॉइंटमेंट कहाँ है, इनके काफ़ी बिजनेसेस जो ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग हुई उसके बाद से जो यहाँ के इंडिया के जो बिजनेसेस हैं उसमें उतना ट्रैक्शन उनको मिल नहीं पाया, और काफ़ी नए इनिशिएटिव जो इन्होंने किए वो अभी पाइपलाइन स्टेज पे। सो यू हैव टू गिव इट टाइम। बट अगर आप जैसे कह रहे हैं अगर 900 के नीचे आ जाता है तो ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में इसका समावेश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे टैक्टिकल टारगेट, शॉर्ट पे सारे टारगेट जो है वो टैक्टिकल होते हैं, और ये टारगेट आपके लिए इस समय शुरुआती 930 के, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल है वो और नीचे है, तो उस समय हम इसको रिवाइज करने की सोचेंगे फिलहाल। लेकिन एक खबर आ रही है और रुपया आपके स्क्रीन पे आना चाहिए, क्योंकि जो खबर आ रही है बैंक ऑफ जापान और RBI के बीच एक करेंसी स्वैप का करार हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर, और इसके चलते रुपए को फायदा होना चाहिए, मजबूती थोड़ी मिलनी चाहिए। अगर आप आज के लेवल देखें तो हाँ, दिन के जो लोस थे वहाँ से कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आज 71 रुपये 26 पैसे तक गया था रुपया, और इस समय 71.16 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये करेंसी स्वैप होने की वजह से जो नेट इफेक्ट होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन में जाने की जगह मैं एक लाइन में बताऊं तो भारत के बाजारों में डॉलर की मांग थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इसका इंपैक्ट यही होता है। चलिए, स्पीच बाजार थोड़ा सा हल्का हुआ है प्रदीप, ऊपरी लेवल से, खासकर मिड कैप इंडेक्स तो नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। ऊपरी स्तरों से जो डेज हाई था वहां से हम काफी नीचे आए हैं, करीब 50 ऑड पॉइंट्स की हल्की मुनाफा वसूली, अब सिर्फ 10 पॉइंट ही ऊपर, तो 10,800 की तरफ धीरे धीरे करके निफ्टी खिसक रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पॉजिटिव है, देखना यही होगा कि क्या वो जो डिफरेंस है वो कम होता है या नहीं। फिलहाल बढ़ने वाले शेयरों की संख्या डबल है गिरने वालों के मुकाबले। प्रेशर कहां से आया है उन स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ONGC दबाव में है, 2% नीचे अभी भी कारोबार करता हुआ। हीरो मोटो कॉर्प की ओर से प्रेशर आता हुआ। राजेश सातपुते ने जो टाइटन पर एक शॉर्ट कॉल दिया ना, वो 1006 पर आ गया, तो ये आपका ट्रेड चला जरूर है राजेश, इसको रिविजिट करेंगे अब। हीरो मोटो कॉर्प, इंडियाबुल हाउसिंग, सिप्ला, टाटा स्टील, ये वो वीक विकेट्स है जो बाजार को इस समय नीचे खींच रही है, और टाइटन पर भी दबाव। आपने कहा पहला टारगेट 1000 का, पहला टारगेट 1000 का, दूसरा टारगेट लेट मी करेक्ट 975। अच्छा, ये बताइए कि खुलते ही अगर किसी ने शॉर्ट नहीं किया अभी भी शॉर्ट करेंगे? डेफिनेटली, क्यों नहीं करेंगे, शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1024। ओके, 1024 का शॉर्ट या स्टॉप लॉस और 975 का टारगेट। राजेश ने प्री ओपन में ये कॉल दिया था, बिकवाली करके चले, और वो स्टॉक देखिए कैसे फिसला है 1000 पर आता हुआ। रजत, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस अब 650 पर है, और हर टिक के साथ यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ मंदी की पोजीशन ले रहे हैं। अगला टारगेट क्या रहेगा इस शॉर्ट ट्रेड में? देखिए, आईबुल हाउसिंग में इसके बाद में 650 का लेवल अगर ठीक से टूट जाए तो 640 में एक माइनर सपोर्ट है, लेकिन अच्छी सपोर्ट 635, 633 इस रेंज पे आना चाहिए, और वो भी टूट जाए तो 628 की होगी। तो यह है आईबुल हाउसिंग, जहां पर आप इस समय दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। टाइटन की हम अभी बात कर रहे थे, राजेश ने इनफैक्ट यहां पर एक पुट लेने की सलाह दी थी, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं उसका क्या हाल है। पैसे डबल करने की बात कर रहे थे ना, 5 साढ़े 5 रुपए पे था, 11 हो गया, डबल हो गया, डबल मुनाफा वसूली कर ले। मुनाफा वसूली स्विंग ट्रेडर के लिए तो देखिए ऑलवेज अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शन ट्रेडर सर पैसा डबल होने के बाद रुक नहीं सकता, वो तो मुनाफा वसूल कर ही लेगा, भी नहीं चाहिए डबल हो जाए तो। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पे गिरावट डेफिनेटली है, तो अभी शुरुआत है चूंकि, और आज तो देखिए इसमें जो थीटा है वो टाइम वैल्यू हर घंटे कम होती हुई नजर आएगी, इसलिए आज आपको ये 11 रुपए पे जो भाव दिख रहा है ना, ये आप समझ लीजिए कि इसने ऑलरेडी 989 रुपए का क्लोज
डिस्काउंट कर लिया है। तो ये ऑलरेडी 989 टाइटन का भाव पकड़ रहा है, जबकि टाइटन का भाव है 1004 पे। तो ऑप्शन ने यहाँ से 14 रुपए नीचे का भाव पकड़ा है, इसको ध्यान में रखिए और मुनाफा मिल रहा है तो जरूर वसूल करें। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है भारत डायनामिक्स। और कल हमने आखिरी सौदा में इस पर बात की थी और हमने करीब 270 रुपए पे इसको पकड़ा था, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स ने तेजी का कॉल दिया और एक के बाद एक टारगेट ये अचीव करता गया लगातार। 295 का अंतिम टारगेट था कल, वो भी हासिल हुआ, जिसके ऊपर निकलता हुआ ये नजर आ रहा है। तो कल अल्पेश थे हमारे साथ, वो तो अभी नहीं है, लेकिन राजेश आपसे हम पूछेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि काफी तगड़ी तेजी हो गई कल और आज में। देखिए लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक कुछ खास करता नहीं था। एक बार प्रॉफिट बुक कर लूं क्या? मैंने 270 पे पकड़ा था, 45 रुपए मिल रहे हैं और तो ठीक है 15% मिल गया। मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न दिखता है वो हिसाब से जो रेजिस्टेंस बनता है वो करीबन 315 के आसपास है। 315 इज एन आइडियल लेवल टू टेक योर प्रॉफिट होम। तो बिल्कुल यहाँ पर आप मुनाफा वसूली करें। भारत डायनामिक्स पे कल हमने 270 पे इसकी शुरुआत की थी, 45 रुपए की कमाई कल और आज में इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में आप कर चुके हैं। अब मुनाफा लेने का वक्त आ गया है। अश्विनी गुजराल .com के अश्विनी गुजराल हमारे साथ अब जुड़ते हुए। अश्विनी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। क्या है आज की चाल, बताइए। देखिए मेरे हिसाब से आज वन साइडेड चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट की रेंज बहुत बड़ी है। तो इंट्राडे बड़ी रैलीज आएंगे, बड़े डिक्लाइन आएंगे। फिलहाल जो है मुझे लगता है ये जो डिक्लाइन सुबह 20 मिनट में आया है, इसमें बाइंग करनी चाहिए और वापस जैसे ही मार्केट को ऊपर के क्यूज़ मिलेंगे तो वापस ये 10,860-70 तक जा पाएगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में ICICI बैंक में बाय है 344 का स्टॉप, 358 का टारगेट। बायोकॉन में बाय है 615 स्टॉप, 650 का टारगेट। और अशोक लेलैंड में बाय है 83 रुपये का स्टॉप और 90 रुपये का टारगेट। ये है आज के लिए कॉल्स आपके। अशोक लेलैंड 90 रुपए के टारगेट के साथ, अश्विनी भी इस पर मोहर लगा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए। आपने इस पर खरीदारी की है अगर, तो बायोकॉन 649 तक के टारगेट के साथ तेजी का कॉल आपके लिए आता हुआ। एक बात मैंने आप अभी जो इंडेक्स की बात कर रहे थे अश्विनी, ये नोट की आपने भी कहा कि 10,850 10,860, ये मैं सुबह से सुन रहा हूँ, जितने भी लोग आए हैं उसी लेवल की बात कर रहे हैं। तो क्या उससे ज़्यादा नहीं उम्मीद करनी चाहिए? बस ये एक छोटा सा अप स्विंग आप कह रहे हैं कि 50 पॉइंट का ट्रेड करें इस समय? देखिए इसमें वजह ये है कि पिछली 2-3 एक्सपायरी से जो है वो क्लोज यहीं पे हो रहा है 860 880। तो वो एक तरह का लेवल बन जाता है जहाँ पे मार्केट में पोजीशंस हैं। तो गिवन कि ऐसा कुछ खास मार्केट में एक्शन नहीं नज़र आ रहा, तो ऐसा लगता है कि उसी लेवल के आसपास मार्केट वापस जाके बंद होगा। एक इक्विलिब्रियम लेवल मार्केट का बन जाता है जब वो एक पर्टिकुलर लेवल को लेके 100-150 पॉइंट उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो जनरली मार्केट्स जो हैं अपने इक्विलिब्रियम के आसपास ट्रेड करती हैं, अनलेस वो इक्विलिब्रियम चेंज करने के लायक कोई खबर हो। वो ऐसा लगता नहीं है कि इस इक्विलिब्रियम को कोई ऐसी खबर आएगी जो चेंज करेगी। तो मोटा मोटा 10,700 और 10,950 के बीच में ही मार्केट झूलता रहेगा। शुक्रिया अश्विनी आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये कॉल्स देने के लिए। इस बीच एक खबर आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक स्पेशल सिचुएशन फंड, एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है और ये जो फंड बनाया गया है इसके लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ इन्होंने समझौता किया है। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये है वो कंपनी जो इस फंड को लीड करेगी, कोटक महिंद्रा बैंक को उसमें रिप्रेजेंट करेगी और ये दरअसल सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि कोटक महिंद्रा बैंक ही इसमें भागीदारी कर रहा है और इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस्ड ARC एक्सपर्ट्स को हायर किया है। तो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मुझे समझ में आ रहा है बैड लोन्स ये खरीदेंगे, NPAs खरीदेंगे। क्या दिखता है आपको इसमें? देखिए कोटक साहब का एक और रोल जो है वो IL&FS के रिस्ट्रक्चरिंग को लेके है। तो अगर हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट में कोई अच्छी कोई पकड़ या समझ रखता है या वैसी जगह पे है तो वो है जहाँ कौन से एसेट्स में वैल्यू है, कहाँ पे क्या वो हो रही है। तो ये एंड ही इज ऑलवेज बीन वेरी गुड एट स्पॉटिंग अपॉर्चुनिटीज जो बाकी लोगों से पहले इनिशिएट कर पाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का वापस एक बोलबाला शुरू होगा जो 3 साल पहले ईडलवाइज और ये सब ने जब शुरू किया था तब हुआ था। तो उससे री रेटिंग आपको पता है ईडलवाइज की कितनी हुई थी, क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल
जो बॉटम लाइन को ऐड कर रहा था वो बिजनेस था इनका, जो सीबी एंथनी को लेके इन्होंने शुरू किए थे फंड। उदय कोटक साहब की भी हमें याद है, वो कई बार ये बोल चुके हैं कि वो बहुत बड़ा बिजनेस देख रहे हैं, पर वो कंड्यूसिव माहौल नहीं है, और ये एनसीएलटी के आने के बाद पहले सरफेस ही आया, फिर आपका आईबीसी आया, तो अब हर एक को समझ आ गई कि अपनी बैलेंस शीट्स को क्लीन करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है एनबीएफसीज और बैंकिंग क्षेत्र में। तो ये डेफिनेटली इसका बोलबाला रहेगा। इससे कितनी ईपीएस एक्रीशन होती है पता नहीं, बट एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, एक और रेवेन्यू स्ट्रीम आपने जोड़ ली अपने खाते में। दैट इज व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट। सातपुते जी तुरंत लेंगे क्या कोटक महिंद्रा बैंक? देखिए, कोटक एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है। मुझे इन पर्टिकुलर लगता है कि यहाँ पे जो जस्ट सेकंड मुझे जस्ट लेवल को एक बार रिविजिट करने दीजिए। इस समय 1210 लेवल पे चल रहा है। देखिए 1210 ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इट विल बी ए मेक और ब्रेक काइंड ऑफ ए लेवल। तो एक कॉन्ट्रा बेट अगर लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपरी लेवल पे 20 रुपये का मूव मिलेगा। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये बहुत सारे न्यूज़ के साथ ट्रेड हो रहा है, तो 1210 के नीचे ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई एम वेरी सॉरी बट आई डिफर विद द फंडामेंटल एट दिस लेवल, ऑल्दो काउंटर इज़ वेरी गुड। सो मैं इसमें बाय करने की चेष्टा नहीं करूंगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो आई विल लाइक टू अवॉइड कोटक एट दिस लेवल। मे भी यहाँ से 15-20 रुपये का पुल बैक मिले, बट लेकिन नेक्स्ट सीरीज में मुझे लगता है ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आपकी बात बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि इस स्टॉक में पिछले 5 दिनों में करीब 1300 रुपए से गिरावट आई। Yes. तो एक नीचे की तरफ मंदी का ट्रेड बन रहा था। अब आज थोड़ी सी अच्छी खबर की मदद मिल रही है और एक बाउंस ले रहा है। तो ये बाउंस कहां तक जा सकता है? 1250 तक जा सकता है? 1240 तक ही जा सकता है। वहां तक के लिए फिलहाल एक अपस्विंग है। तो जो डे ट्रेडर्स इसको ट्रेड कर रहे हैं उनको 1240 तक के अपस्विंग के लिए ट्रेड करना चाहिए। 1250 क्योंकि 200 दिन का एवरेज दिख रहा था मुझे, तो मुझे लगा शायद वहां तक भी चले जाए और पूरी गिरावट का 50% भी अगर रिकवर हुआ, 100 रुपए गंवाए तो ठीक है, 50 आ सकते हैं। तो ये बाउंस फिलहाल तो दिख रहा है और ये खबर अच्छी है क्योंकि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के साथ इन्होंने समझौता करके ये बिजनेस में एंट्री ली है। वो उस एंगल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और निवेश जो आएगा वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कॉर्प की ओर से ही आएगा, पहला करीब $500 मिलियन का। लेकिन एक और ट्रेड जो स्क्रीन पर आ रहा है, और ये एक कोई नया स्टॉक नहीं है, डिस्कवर्ड स्टॉक है और इसमें बस तेजी की पोजीशंस बढ़ती जा रही है। वो है मदसन सुमी। स्क्रीन पर लेकर आएंगे मदसन का काउंटर 159 के आसपास, 159 रुपए 85 पैसे पर फिलहाल ट्रेड देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए तेजी की पोजीशंस इस पूरी सीरीज में देखने को मिली थी। ये एक अच्छा खिलाड़ी साबित हुआ है फरवरी सीरीज का, और इस पर्टिकुलर महीने यानी कि फरवरी के महीने में मैं देख रही हूं करीब 13% से ज्यादा का उछाल इसने दर्ज किया। अब ये बताइए अगला लेवल क्या रहेगा और आगे की स्ट्रैटेजी क्या तैयार करनी है। 160 पर आ खड़ा हुआ है, आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। राजेश पालविया, ये बताएं कि तेजी की पोजीशन आप अगली सीरीज में कैरी कर रहे हैं, रोल ओवर्स डिसेंट है, कितना और चलने की क्षमता रखता है काउंटर? जी हाँ, बिल्कुल रोल ओवर करना चाहिए। जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक हायर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन भी हुआ और उसके बाद हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्टॉक में और ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। 170-75 तक मुझे लगता है ये स्टॉक मूव होना चाहिए, तो बिल्कुल रोल ओवर करना चाहिए। और जिनका भी पोजीशन है उन्हें अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेना चाहिए वो 154 का कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है 170-75 तक के टारगेट इसमें हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं मदरसन सुमी में। 175 का आप जिक्र कर रहे हैं। राजेश सातपुते ने आज सुबह में प्री ओपन में तेजी का कॉल दिया था। आपका टारगेट राजेश 160 के ऊपर का ही था? या 164 ये मेरा टारगेट था। 150 का स्टॉप लॉस था। मैं राजेश जी के साथ जानना चाहूंगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस करिए 154 का ही। अब 154 पे स्टॉप ले आइए, तो टारगेट भी 164 ही है अभी कि 164 वो अभी तक है, उसको हासिल होने के बाद रिवाइज करेंगे। वो 200 DMA लेवल है, एक्चुअली 164.80 है, मैंने 164 पकड़ा। तो स्ट्रैटेजी अच्छी है, जो हाथ में मुनाफा आ गया उसको जाने मत दीजिएगा, इसलिए स्टॉप लॉस तो तुरंत ऊपर ले लीजिए क्योंकि आपने ट्रेड किया। अब जो मुनाफा है उसको पकड़ के रखिए। इस बीच एक स्टॉक मेरी नजर में आ रहा है और वो है राइट्स। कल भी हमने इसकी बात की थी। रेलवे की कंपनी, काफी तगड़ी गिरावट, ऊपर के लेवल से 100 रुपए से ज्यादा इस स्टॉक ने दरअसल गंवा दिया पिछले तकरीबन 3 महीने के अंदर। और अब निचले स्तरों से लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छे मिड कैप स्टॉक पकड़ने की। तेजी का कॉल कल भी हमारा यहाँ पे बना था और वो टारगेट तो अचीव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कल 235 के आसपास के टारगेट हम लेकर चल रहे थे, तो इस पर मोहर लगाइए। लेकिन अब आगे क्या? राजेश पालविया है हमारे साथ। पालविया जी, क्या देख रहे हैं आप इस स्टॉक पे? अगला टारगेट आप क्या देंगे?
जी, जिस तरीके का वीकली चार्ट पे फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है स्टॉक का एक बॉटम बन गया और मुझे लगता है 255 के इसके टारगेट हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं और अगर ये 255 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर इसका बॉटम का कंफर्मेशन होगा और फिर स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा जो कि इसको 275 तक भी ले जा सकता है। सो शॉर्ट टर्म टारगेट 255 का लगता है मुझे, बिल्कुल बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जाता है स्टॉक तो 275 तक के भी इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। 230 स्टॉप लॉस रखें और 255 275 टारगेट के लिए। 350 के लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। दीवान साहब कैसे देखते हैं इसमें? तो ये डिविडेंड भी अच्छे देते हैं क्योंकि सरकार डिविडेंड लेती रहती है, तो उस लिहाज से भी ऐसे स्टॉक जो अच्छा डिविडेंड देते हो नीचे के लेवल पर मिले, अच्छे करेक्शन के बाद मिले तो लेने चाहिए। 300 पे तो लोग गिर पड़ के ले रहे थे, बिल्कुल, तो आपको काफी नीचे मिल रहा है। नहीं तो आईपीओ में लेने के लिए उत्साह तो मुझे भी बहुत था और लगे भी हैं कुछ शेयर्स, और ये सब चीज़ें इसी टाइप की रहती कि इसमें जब आपको नीचे के लेवल से मिले और इनकी जो ऑर्डर बुक है अगर आप वो देखेंगे, उसका जो मार्जिन इन्होंने एक बार इनके एमडी आए थे हमारी सिस्टर चैनल पर और वो शेयर कर रहे थे, तो इट इज़ एक्चुअली अपवर्ड ऑफ 30% जो ग्रॉस एबिटा मार्जिन इनके हैं। तो ये सब बिजनेसेस आपको हाई कॉस्ट बिजनेसेस हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनकी बहुत हाई होती है, कोई और इसमें आ नहीं सकता, तो इसको आप ना छोड़ें तो अच्छा ही है। और जो कल भारत डायनेमिक्स के साथ हुआ है, मुझे याद है शुरुआत में सेशन शुरू होने से पहले हेमंत और रचना से जब डिस्कशन हुआ था तो हमने डिफेंस स्टॉक्स की बात की थी कि काफ़ी डिफेंस स्टॉक्स लिस्ट हुए लेकिन उनको अपना वो मिला नहीं जो उनका ड्यू, डिजर्विंग जो वो है वैल्यूएशन, अब वो वापस अब होता हुआ दिख रहा है। तो ये सभी शेयर्स का कभी ना कभी आता है, पीएसयू है, इनको बहुत इजीली आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो राइट्स वुड प्रोबब्ली फॉल इन दैट कैटेगरी। ऑफ कोर्स भारत डायनेमिक्स के लिए डिफेंस का एंगल अलग सा था, बट यू शुड लुक एट इट पॉजिटिवली। ओके, एक स्टॉक अभी नजर में आ रहा है हर्षदा, उस पर नजर डाल लेते हैं, वो है रिलायंस इंफ्रा, क्योंकि तेजी से टूटता हुआ, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तब से 1% ऑलरेडी और नीचे आ चुका है। सातपुते जी क्या लगता है, शॉर्ट करेंगे अभी? देखिए, मुझे लगता है शॉर्ट करना चाहिए। ओवरऑल इस सीरीज में एडीजी पैक में बहुत ज़्यादा बीटिंग देखी और मुझे लगता है कि जितना शॉर्ट कवरिंग होना था वो हो चुका है। यहाँ पे फिर से एक बार के लिए एक डिप आ सकता है, तो 124 के आसपास करंट मार्केट वजह सेल विद स्टॉप लॉस ऑफ 128। मुझे लगता है टारगेट होगा करीबन 116 का। ओके, 116 का टारगेट। और रिलायंस इंफ्रा, ये देखिए फिसलता हुआ काउंटर, आज का प्राइस एक्शन आपकी स्क्रीन पर अब फटाफट लेकर आएंगे। ये वायदे बाजार की पोजीशंस देखिए हल्की होती हुई 3% नीचे आ चुका है वायदे में और 123 तक के लेवल्स आ चुके हैं। कैश मार्केट में 3.5% का नॉक इसने लिया है, झटका लगा है जरूर। चलिए इस बीच आईओसी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पर आज खुलते ही तेजी देखने को मिली और स्टेबल है काउंटर करीब 1.5% ऊपर। और दूसरी तरफ ओएनजीसी में जो 2% की गिरावट थी वहां पर निचले लेवल से थोड़े से शॉर्ट की पोजीशंस कवर हुई हैं, तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग और एक्सटेंड होगी, ये एक सवाल है। और दूसरा, या फिर आप आईओसी में तेजी करके चले और ओएनजीसी को शॉर्ट ही रखें। राजेश, क्या स्ट्रैटेजी होगी दोनों पे? जी, आईओसी तो मुझे अट्रैक्टिव लगता है और आईओसी में लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू रखना चाहिए। आईओसी मुझे लगता है 147 148 तक का मूव यहां से एक्सटेंड होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी एक अच्छा मूव एक्सटेंड होना चाहिए। सो आईओसी लॉन्ग ही रखें। ओएनजीसी में हर्डल है जरूर, तो ओएनजीसी अगर शॉर्ट पोजीशन है तो उसको कैरी करें। ओएनजीसी में वीकनेस है चार्ट पे, जब तक ये 148 के ऊपर स्टॉक क्रॉस नहीं करता है इसमें सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। सो आईओसी लॉन्ग और ओएनजीसी शॉर्ट, ये स्ट्रेटेजी भी अगर आज के लिए भी अगर कोई इनिशिएट करता है तो मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ओके, ये स्ट्रेटेजी आप सुझा रहे हैं इस समय। आईओसी में तेजी करें, ओएनजीसी में बंदी करें, इन दोनों दिग्गजों में अलग अलग चाल देखने को मिल रही है। उस मूव का फायदा आप उठा सकते हैं एक स्ट्रेटेजी के साथ। एक स्टॉक मेरी नजर में और आ रहा है सातपुते जी, वो है कमिंस। जरा इस पर नजर डालिए। जो बात हम सीमेंस के लिए कर रहे थे वहां पर हमने दबाव देखा, दिन के हाई से काफी नीचे अब वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। क्यूबिन्स में भी खुलने के बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वैसे बिकवाली देखने को मिल रही है। और एक और सिमिलैरिटी जो यहाँ पे है, यहाँ पर भी हमने पहले मंदी का कॉल लिया था और ये 7-8 दिन तक लगातार गिरा, फिर बाउंस आया और वो अब कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सिमिलैरिटी आप देख रहे हैं, क्या यहाँ भी मंदी का मौका है? देखिए, मुझे लगता है कि काउंटर में वीकनेस है और 718 720 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट था, वहीं से ये पलटा है। तो मुझे लगता है वही एक स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करके चले तो 2 टारगेट में दूंगा अकॉर्डिंग टू लेवल्स। 697 ये पहला पड़ाव है, 697 तोड़ेगा तो मुझे लगता है 686 तक का करेक्शन कमिंस में दिखता है। बिल्कुल, तो वायदा कारोबार में आप
शॉर्ट करते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट एक के बाद एक ही आपको सामने लेकर चलना चाहिए। 697 पहला और 686 दूसरा टारगेट है। बाय द वे अभी बात करते करते कल के लोज से नीचे फिसलता हुआ अब ये स्टॉक नजर आया। ओके, तो मंदी का खिलाड़ी कमन साबित हो रहा है, लेकिन तेजी की तरफ देखिए पोजीशंस अब धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं और सरकारी कंपनियों पर जोर देना है। प्रदीप ने बात की राइट्स की, प्रदीप ने बात की भारत डायनामिक्स की। अब दो और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक है एनएमडीसी का, यहां पर मोमेंटम आ चुका है। एनएमडीसी में वायदे बाजार में भी तेजी की पोजीशंस जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मार्च की सीरीज में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5% से ज्यादा का देखा गया है, यानी कि यहां पर 6 लाख शेयरों का एडिशन हो चुका है आज के पहले 1 घंटे के कारोबार में। दूसरा काउंटर है इंजीनियर्स इंडिया का, इस पर भी एक नजर डालिए। यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन मार्च की सीरीज में अच्छा खासा, रोल ओवर के पैमाने पर अगर आप देखें ईआईएल में 56% का रोल देखने को मिला था, एनएमडीसी का रोल मैं आपको बता दूं 58% का, तो ये भी ठीक ठाक रोल्स देखे गए हैं। अब ये बताइए राजेश सातपुते, एनएमडीसी 9870 पर है मार्च सीरीज में, खरीद ले? ये पर्टिकुलर आपका पिक है जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, परफेक्ट पिक है, इट्स अ गुड कॉल। 99.05 करंट मार्केट प्राइस है, बढ़िया कॉल है। मुझे लगता है अगर यहाँ पे पोजिशनल सोचे तो इसका टारगेट होना चाहिए 104 से 105। तो मुझे लगता है एक अच्छा स्विंग आपने पकड़ा है। 99 पे बाय होगा, 97 का स्टॉप लॉस होगा। राजेश, आप भी मोहर लगाएंगे और क्या ऑप्शंस के जरिए भी एक तेजी का ट्रेड बनता है? क्या 100 का कॉल लेना ठीक है इस समय? बिल्कुल, 100 रुपए का कॉल 3 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल आपने ये स्टॉक का जिक्र किया, मैं भी इसको रडार पे ही था और ब्रेकआउट देखने को मिला और इसमें मुझे लगता है ये स्टॉक में 105 से 110 तक के मूव भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल 100 रुपए का कॉल बाय करें, पोजिशनली होल्ड रखें मार्च सीरीज में, और स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना है तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है इसमें 7 रुपए तक के टारगेट 100 रुपए के कॉल ऑप्शन में, मार्च सीरीज के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एनएमडीसी जहां पर आप तेजी का मौका देखेंगे और 100 रुपए के कॉल खरीदिए। फिर से ध्यान रखिएगा मार्च सीरीज का, अगली सीरीज का ये ऑप्शन है जो आपको खरीदना है। 3 रुपए 55 पैसे पे इस समय चल रहा है और यहां पर आप तेजी की पोजीशन ऑप्शन के जरिए लेंगे।